हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के बारे में, जो भी हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, जल्दी से हम सॉल्व इसको करा देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बनाया गया था जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया जम्मू और कश्मीर में। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का पहला जो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, गुजरात में भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट, ठीक है, वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो ऑप्शन ए है इरविन, ऑप्शन बी है एच.एस. पोलक, ऑप्शन सी है डॉक्टर ग्रांट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पहले ज्ञात प्रयास के पीछे थे वो थे एच.एस. पोलक। ठीक है, एच.एस. पोलक थे, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा ये जो करंट अफेयर वाला लेक्चर में लेती हूँ उसमें मैंने ये करवाया था, हमारे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा आप वहाँ जाके। तो हमारे से सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य हैं संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत और अमेरिका, चारों हैं, इसीलिए ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो ऑप्शन ए है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ऑप्शन बी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑप्शन सी है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले आश्वस्त मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है शिकागो, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रॉबर्ट विल्सन है ये न्यूयॉर्क शहर के पहले आश्वस्त मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने संसदीय समिति ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाए जाने की सिफारिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है अरविंद अडिगा को, ऑप्शन बी है मार्गरेट एटवुड को, ऑप्शन सी है जॉर्जी गोस्पिडोनवा को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2023 है ये भी मैंने अपने करंट अफेयर वाले सेक्शन में बताया था, अगर शॉर्ट्स में पढ़े होते वो वीडियो आप जरूर देखा कीजिए। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा जॉर्जी गोस्पिडोनवा को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडोनवा को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं। ऑप्शन ए पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी लिंडा एकारिनो, ऑप्शन सी एलोन मस्क और ऑप्शन डी उपयुक्त से एक से अधिक। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ट्विटर है उसके नए CEO बने हैं लिंडा एकारिनो। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारी जो करंट अफेयर है शॉर्ट्स में ही मैं डालती हूँ, वो उसे जरूर देखा कीजिए। 1 मिनट आपका लगता है पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो ऑप्शन ए है 53.57, ऑप्शन बी है 63.68, ऑप्शन सी है 52.89, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक और ऑप्शन ई हमारा कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 53.57। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सुभद्रा देवी जिन्होंने 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती हैं। ऑप्शन ए पेपर में से कलाकार के रूप में, ऑप्शन बी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, ऑप्शन सी है वास्तुविद के रूप में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेपर में से कलाकार के रूप में जो सुभद्रा देवी 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 13वां क्वेश्चन कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार जो है उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए अनूप राय, ऑप्शन बी है पद्मश्री विमल पटेल, ऑप्शन सी है अरुण गोयल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार हैं उनका नाम है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मश्री विमल पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10 से 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 15वां क्वेश्चन कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था और सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से है। ऑप्शन बी है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी है पी तरंग अनुप्रस्थ करेंगे हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है कि जानवरों के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। पहला और दूसरा सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए है दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी लेक सुपीरियर झील है ये हमारी कनाडा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, वो शुक्र को कहते हैं ना, ट्विन सिस्टर पृथ्वी और शुक्र मैंने आपको बताया था। तो आकार और माप में समानता के कारण पृथ्वी को जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, दोनों को ट्विन सिस्टर कहते हैं। और शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 20वां क्वेश्चन
फिर हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अमेजन नदी है वो किस बेसिन का एक हिस्सा है, वो वेनेजुएला का है। ठीक है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है। फिर हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों में सही क्रम है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाहरी मंडल। ठीक है, ये हमारा क्रम था। सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल आता था, फिर हमारा समताप मंडल आता था, फिर हमारा मध्य मंडल आता था, फिर हमारा ताप मंडल आता था, फिर हमारा बाहरी मंडल आता। यानी कि सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फीयर आता था, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता था, फिर मेसोस्फीयर आता था, फिर आइनोस्फीयर आता था, फिर एक्सोस्फीयर आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 22वां क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम। फिर हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और उससे संबंधित देश का सही युग्म बताना है। लद्दाख में मलेशिया, मिल्पा रोडेशिया, जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी चाइना, बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा ऑप्शन ए फिर को सही हो जाएगा कि जो स्थानांतरण कृषि होती है यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है उसको हम लद्दाख कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ऑप्शन ए है सुबह के 11 बजे 10 बजे, ऑप्शन बी है दोपहर के 1 बजे, ऑप्शन सी है दोपहर के 2 बजे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे, क्योंकि होता क्या है कि जो 15 डिग्री होती है ना उसमें 1 घंटा होता है और इसने कितना पूछा है, 30 डिग्री पूछा है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, फिर 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएंगे, तो 12 बजे से 2 बज जाएंगे। पूरब में पूछा इसलिए टाइम बढ़ेगा, अगर पश्चिम में पूछा होता तो वही टाइम घटता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक हैं, ऑप्शन ए है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सिलिका और निकल, ऑप्शन सी है सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महासागरीय था ना, तो महासागर से आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और जो मैग्नीशियम है वो महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है। हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना, ऑप्शन बी कह रहा है कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, ऑप्शन सी कह रहा है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों के परत से चढ़ाना, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, फसलों के बीच जो खाली जमीन होती है उसको पुआल ये जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना ही मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, मल्चिंग कहलाता है। आगे बढ़ भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूने क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। ठीक है, लूने क्षेत्र गुजरात जो है वो खनिज तेल और उत्पादक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन ए है कदम्ब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है इमली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और जो संथाल होते हैं वो किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा कदम्ब। ठीक है, और इसी के साथ ही एक और है जिसका नाम है महुआ। तो कदम्ब और महुआ की पूजा करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। ऑप्शन ए तरबूजा, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी तरबूजा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब किसकी होती है, जायद की। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ऑप्शन सी है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था।
ठीक है। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, और ये मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा कह रहा है 32वां क्वेश्चन कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन डी सी है उराव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की जिस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 32वां क्वेश्चन, फिर हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1938 के राष्ट्रीय योजना समिति की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहारी सेंसस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ये है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सैयद अली जहीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उन्होंने इस पुस्तक का लेखक थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 34वां क्वेश्चन कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है साविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, साविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन ए है विशुनी देवी शाह, ऑप्शन बी है गुलाब कौर, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी जो वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी उनका सही आंसर होगा ऑप्शन, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में ये विख्यात थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 36वां क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारा 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो की थी पूना में। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा पूना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राव शंकरत्यान, ऑप्शन सी है यमुना कारजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है, फिर हमारा 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए है हडसन, ऑप्शन बी है कैम्पबेल, ऑप्शन सी है हुज रोज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए कोई नहीं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा हुज रोज। हुज रोज जो थे वो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे जनरल, उन्होंने झांसी की रानी को कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ ये औरत सोई हुई है, यानी कि वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगजीवन राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार की उसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था?
ऑप्शन ए है नवंबर, ऑप्शन बी है मई, ऑप्शन सी है फरवरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवंबर। ठीक है, नवंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन, कार्य के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए है लेटर्स परसेनेज, ऑप्शन बी है माई थॉट्स, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है द स्पिरिट्स ऑफ द लॉस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। आगे हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फिर हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना ही निर्वनीकरण का मुख्य कारण था। ठीक है, फिर हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फिर हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है भारतीय सेना, ऑप्शन सी है संधान और विश्लेषण विंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उस संस्था का आदर्श वाक्य के धर्मो रक्षिता कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो हमारा ऑप्शन इसी होगा, बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और ये सफल रहा था। आगे हमारे मिलाना विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम और नारी अपशिष्ट अधिनियम में कौन से वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, फिर हमारा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने से बहुत ही पहले स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी समानता, स्वतंत्रता का अधिकार और सार्वभौम वयस्क अधिकार दोनों ही स्वीकार कर लिए गए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन फाइनली कह रहा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन एंड द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन एंड द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। ऑप्शन ए है गांधी, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धर्मपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः आश्वासित करता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा देश की एकता और अखंडता। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन सी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, एन.वी. रमन्ना। ठीक है, एन.वी. रमन्ना ने कहा था। आगे 53 नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ऑप्शन ए को हमें ऑप्शन बी से मिलाना है। तो गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों को भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये सब किसने कहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश दिलाना इनकी प्रमुख मांग थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा 57 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पोषी इसके लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपात्मक आवर्धन के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हम डायरेक्ट आपको उत्तर ही बता देंगे, क्योंकि ऑप्शन बी करने से आपको खाली टाइम ही वेस्ट होगा। तो जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही है, तुम्हारा ऑप्शन ए सही है, सीमित संसाधन। ठीक है, सीमित संसाधन सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया जो होता है वो दूषित पानी के पीने के कारण होता है। किससे? तो नाइट्रेट के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो एक दिशिक होता है। ठीक है, पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। तो जो पारितंत्र के संगठक हैं वो हमारे सूक्ष्मजीव, पादप और जंतु तीनों माने जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो होते हैं वो पारितंत्र के संगठक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो वो हमारी मीथेन भी होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक लैंडफिल से उत्पन्न होती हैं गैसें। ठीक है, आगे हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं जंगल में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप, हिरण और शेर। ठीक है, पादप, हिरण और शेर करते हैं। आगे हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया इसके द्वारा विघटित नहीं होती है। तो पर्यावरण में जो प्लास्टिक की क्रिया होती है वो किसके द्वारा विघटित नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, हमारे पर्यावरण में जो प्लास्टिक है वो जीवाणु की क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्रोत जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल हैं। तो हमारी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, पवन चक्कियाँ हैं, सौर सेल है। उपयुक्त में से अधिक है कोई नहीं। तो हमारी पवन चक्कियाँ और सौर सेल दोनों शामिल है, इसी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी से हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वो हमारे सौर सेल और पवन चक्कियाँ हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं। तो आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको हम जानते हैं, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहार जाल। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल के रूप में जाना जाता है। आगे हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। और कल ही मैंने जो अपने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी उसमें आपको ये बात बताई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो हमारे जो आहार श्रृंखला होती है उसमें प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वपोषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो फास्फोरस चक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। तो वो हमारा सही आंसर है
हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी सौपोसी, यानी कि सौपोसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। जिसने भी सौपोसी लगाया होगा उसका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 72 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है। तो किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। परावैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर पर छोटा तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 73वां वाली मैथ स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो बड़ी संख्या है लगभग 3300/13। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3300/13। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि परिमित अनुक्रम 486 324 216 144 है, तो उसमें अगली संख्या कौन सी है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 96। ठीक है, 96 होगा। आइए हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो वो हमारी होगी ऑप्शन सी 120। ठीक है, 120 होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है हमारा जो है वृत्तीय स्थान को पूरा करना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। आगे हमारा 77 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयागराज से प्रास्ते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। ठीक है, 20 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो कौन सा है। तो हमारा सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर वर्ग आयत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7691। ठीक है, हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं इसमें। फिर हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 40R। ठीक है, 40R सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द छांटिए। तो ये हमारा जो समूह गया है इससे हमें भिन्न शब्द छांटना है। रबड़, पेंसिल, पुस्तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तक। ठीक है, हमारा पुस्तक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में A = 1, D = 2, P = 4 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो वो हमारा सही हो जाएगा। ए का हमारा ये 1 दिया गया है, D का 2 दिया गया है, P का 4 दिया गया है, और आगे हमारा किसको दिखाना है, 3 को दिखाना है। तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा आई। इसके बाद हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा दो संख्याएं हैं 21:10 के अनुपात में है, जिनका मासा 11 हो, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 341 होगा। ठीक है, आगे हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मार्टफोन को आगे कह रहा है कि आगे 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P और Q होंगे तो 50:48 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 85 नंबर का क्वेश्चन कि जो एजुकेशन है शब्द के कितने अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर एक साथ आ जाएं। तो वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 14,400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अपने इस बिंदु को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो ये हमारा ये चित्र दिया गया है, इसमें वर्ग बताने हैं, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें 30 वर्ग दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 88 नंबर का क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरेगी। तो कितने दिनों बाद जो टोकरी है वो 1/4 भरेगी। तो हमारा ऑप्शन आगे हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 16 से 2/3 है उसकी प्रतिशत हानि। ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिए जाए तो अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या कितनी होगी? तो वो हमारी संख्या होगी 84। ठीक है, ऑप्शन सी सही जाएगा, 84 होगी। उसके बाद हमारे 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है और हमारे 91 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो 92 है उसका सही आंसर ऑप्शन, फिर हमारा जो 92 नंबर का क्वेश्चन है कि 4x + 1 + 4 1 - x = 10 का हल है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x3 - 3x2 + x + 2 तो एक, ठीक है, जो हमारा 93 है उसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से। 4 नंबर का क्वेश्चन कि शंकु के आकार का है जो 57 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन होगा, तो खिलौने का आयतन कितना होगा? तो हमारे खिलौने का आयतन r/π = 22/7 है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, नंबर 99 है कि 15,625 का 16%। नंबर 96 है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों के व्यतिक्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्यतिक्रम का योग 2/3 है। तो एक की वर्तमान आयु होगी, ऑप्शन ए हो जाएगी 4 वर्ष। कितनी होगी? ऑप्शन ए 4 वर्ष। ठीक है, फिर हमारा जो 97 क्वेश्चन है, हमारे 97 क्वेश्चन का सही आंसर होगा -2/3। ठीक है, -2/3 होगा। फिर हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और 98 नंबर के सही क्वेश्चन का, फिर हमारा 98 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 99 नंबर का क्वेश्चन कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि, तो उसका हमारा सही आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1951 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हमारे 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हमारे 100 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारा जो 101 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, हमारे 101 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है, आगे हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज कर्ण 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। फिर हमारा जो 103 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है, इसका सही आंसर होगा, तो हमारा इसमें सही आंसर आ जाएगा सी। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 103 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 104वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो हमारा सही आंसर इसका होगा 9 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है। तो किसका pH जो होता है वो 7 से अधिक होता है? तो जो हमारा रक्त से अधिक होता है, किसका? हमारा जो रक्त प्लाज्मा है उसका pH जो है वो 7 से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 106 नंबर का क्वेश्चन कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे कह रहा है 107 नंबर का क्वेश्चन कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया करने पर हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा विरंजक चूर्ण। आगे हमारा कह रहा है कौन से नंबर का, 108 नंबर का क्वेश्चन कि माता पिता से संतति में लक्षणों के
संतति में दिखता, ठीक है, आनुवांशिकता कहते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 109 नंबर का क्वेश्चन कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ऑप्शन ए सही है। एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद हमारा कह रहा है 110 नंबर का क्वेश्चन कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहे के लगाने से क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 111वां क्वेश्चन कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है कि हम वनारोपण करें। क्या करें, हम वनारोपण करें और बाढ़ को इससे हम रोक सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 112वां कह रहा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों। तो खाने के जो डिब्बे होते हैं उन पर जिंक के बजाय टीन के डिब्बों की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है। क्या है, टीन के डिब्बों में तुलना में जो जिंक होती है वो अधिक प्रक्रियाशील होती है। फिर हमारा 113वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सी क्रिया कार्य किया जाता है। तो अंडाशय द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर हमारा कह रहा है 114वां क्वेश्चन कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कह रहा है कि 115वें नंबर का क्वेश्चन कि कोलीफार्म क्या होते हैं। तो कोलीफार्म क्या होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया दोनों ही होते हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा कह रहा है 117वां क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 118वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो एक व्यक्ति जो होता है वो पृथ्वी पर अधिक भार धकेल सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो वो हमारा है बैगनी। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा बैगनी। प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक अपवर्तित प्रकाश है। उसके बाद हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह होगी। तो क्या रहेगी हमारी तेल की सतह, ऑप्शन सी हो जाएगा, उठेगी। ठीक है, मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो है वो उठेगी। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर। जो स्टूडेंट्स, ये था हमारे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो आज हुआ है। रियली मैंने इस पेपर को देखा, बहुत ही हार्ड पेपर था। बच्चों के तो बिल्कुल सही कह रहे थे बच्चे कि बहुत हार्ड पेपर है। तो अब ऐसा पेपर बीपीएससी वालों ने ऐसा बनाया जैसे वो डीएम का पेपर देने जा रहे हैं बच्चे। अरे बच्चे हैं, थोड़ा अच्छे से उन्हें पेपर बनाना चाहिए था। इतना हार्ड पेपर उन्होंने बना दिया, पर फाइनली उन्होंने पेपर बना ही दिया और हम लोगों ने दे भी दिया है। तो क्या ही कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी हमारा जो चैनल है उसके साथ ही हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के नाम से। और हम आपको जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो भी जल्दी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.